हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया के साथ, जिसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया होता है, पर उसकी मॉम उसे पढ़ाई करने से मना कर रही होती है और वो उसका एडमिशन लेटर भी फाड़ देती है। और यहाँ पर उसकी मॉम और उसका ब्रदर उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि उसे शादी करनी पड़ेगी ताकि उन्हें पैसे मिले। जिया इनकी बात नहीं मानती है और वो यहाँ से भागकर सिटी में आ जाती है ताकि वो खुद पैसे कमा कर कॉलेज पढ़ सके। उसे यहाँ पर एक सेल्स गर्ल की जॉब मिल गई होती है और वो सोचती है कि मुझे पैसे कमाना ही होगा ताकि मैं अपनी फीस भर सकूं। हम देखते हैं कि एक ग्रैंड माँ जिया के ऊपर नजर रखी होती है और वो सोचती है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, मैंने उसके ऊपर कितने टाइम से नजर रखी हूँ और ये सच में बहुत ही अच्छी है। ये वो फेक प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी को भी झूठ नहीं बोल रही है। ग्रैंड को तो जिया इतनी पसंद होती है कि वो सोचती है कि काश ये लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन जाए। जिया देख रही होती है कि कैसे बाकी सेल्स गर्ल सभी लोगों को उल्लू बनाकर प्रोडक्ट बेच रही होती है। अब तभी ग्रैंडमा यहाँ पर जिया से बात करने आ जाती है और ग्रैंडमा को देखकर एक सेल्समैन उनसे बात करने लगता है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है, मैं आपको बताता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मुझे ये लड़की सही दिख रही है और मुझे सिर्फ इसी की बातों पर बिलीव होगा। फिर मैनेजर जिया को समझाने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब मिली है तो ठीक से करो और चुपचाप से प्रोडक्ट बेचने में लग जाओ, तुम्हें सैलरी चाहिए या नहीं। तो जिया को अपनी मॉम की बात याद आने लगती है कि वो उसके डैड के बारे में कैसे कह रही थी कि वो एक सच्चे इंसान थे, तो इसीलिए वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए और उन लोगों को गरीबी वाली जिंदगी दी है। अपने डैड के बारे में सोचकर जिया डिसाइड कर लेती है कि वो झूठ नहीं बोलेगी। मैनेजर उसे प्रोडक्ट बेचने के लिए कह रहा होता है पर वो ग्रैंडमा को बता देती है कि ग्रैंडमा ये प्रोडक्ट खरीदना मत, ये फ्रॉड है। और फिर वो जल्दी से उनका हाथ पकड़ के उन्हें लेकर यहाँ से भाग जाती है। तो मैनेजर उसे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हें यहाँ जॉब नहीं करना है। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर जिया से पूछती है कि तुम्हारी तो अब जॉब चली गई होगी ना। तो कहती है कि ग्रैंडमा कोई बात नहीं, मेरे डैड ने मुझे सिखाया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, तो कोई बात नहीं अगर ये जॉब चली गई तो, वैसे भी ये फ्रॉड का काम था। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है और तुम्हारी जॉब चली गई तो मैं तुम्हारा भरपाई करना चाहती हूँ। मेरा एक ग्रैंडसन है जो कि यंग और बहुत ही हैंडसम है, तुम्हें पसंद आएगा, तो क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनना चाहोगी। तो ये सुनकर तो जिया शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन की वाइफ ढूंढने के लिए हेल्थ प्रोडक्ट की स्टोर आई थी। फिर हम इस ड्रामा के मेल लीड फूशन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के बाहर एंट्री मारता है और अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस, आपकी ग्रैंडमा हेल्थ प्रोडक्ट स्टोर में गई है आपके लिए एक वाइफ ढूंढने। तो ये सुनकर फूशन शॉक होता है और कहता है क्या, वो तो एक फ्रॉड कंपनी है ना। ग्रैंडमा उन झूठे लोग के पास खुद चले गए मेरे लिए एक झूठी लड़की ढूंढने। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रैंडमा जिया से कहती है कि आखिर तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ब्राइड प्राइज नहीं दूंगी, देखो ऐसा नहीं है। और फिर वो अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से अभी तुम्हारे लिए मीटिंग गिफ्ट है। तो जिया ये लेने से मना करती है कि ग्रैंडमा मुझे पैसे नहीं चाहिए और मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तभी फूशन अपने असिस्टेंट के साथ ये सब देख रहा होता है और उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, ये सारी लड़कियां फेक प्रोडक्ट ही नहीं बेच रही है बल्कि ओल्ड लोगों को खुश भी कर रही है, देखो कैसे उस झूठी लड़की ने ओल्ड मैडम को खुश कर चुकी है। फिर फूशन को भी बहुत ही गुस्सा आती है कि सच में बहुत ही फ्रॉड लड़की है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर आने लगता है और ग्रैंडमा यहाँ पर जिया को मना रही होती है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो और तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने के लिए बहुत सूटेबल हो। पर जिया मना कर रही होती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतने में फूशन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। जिया तो फूशन को देखती रह जाती है और सोचती है कि ये कौन है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी फूशन इसे चिल्लाने लगता है कि लगता है तुम जैसी फ्रॉड लड़कियां यहाँ पर सिर्फ फेक प्रोडक्ट ही नहीं बेचती हैं बल्कि ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने की भी जल्दी में। जिया कहती है कि तुम किसी फ्रॉड कह रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली फ्रॉड होगी, समझे। तुम दिखने में तो इतने हैंडसम हो लेकिन इतने रूड कैसे हो सकते हो। फूशन कहता है कि मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करो, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। और ग्रैंडमा आप भी ऐसे कैसे आप किसी पर भी बिलीव कर रही हैं। तो जिया यहाँ पर ग्रैंडमा से कहने लगती है कि ग्रैंडमा आप मुझे कोई फ्रॉड मत समझो, मैं सच में कोई फ्रॉड नहीं हूँ, देखो मैं तो चिंगहे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और आप मेरी आईडी देख सकती हैं। तभी फूशन जल्दी से इसकी आईडी ले लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम सच में एक स्टूडेंट हो। जिया कहती है कि मुझे मेरी आईडी वापस करो। तभी ग्रैंडमा चिल्लाती है कि इसे इसकी आईडी दो, तो वो दे देता है। फिर ग्रैंडमा फूशन को चिल्लाती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि इसने मुझे झूठ बोली, मैंने इस लड़की के ऊपर कितने दिनों से नजर रखी हूँ और ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इसने किसी भी लोगों को फेक प्रोडक्ट बेचने के लिए झूठ नहीं बोली। और फिर ग्रैंडमा जिया से कहती है कि तुम इसकी बात का बुरा मत मानो, ये मेरा ग्रैंडसन है। जिया ये सुनकर शॉक होती है और सोचती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है, तो आखिर इसे कोई लड़की कैसे नहीं मिल रही, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। फूशन इसे ऐसे देखते हुए सोचता है कि पता नहीं ये झूठी लड़की क्या प्लानिंग कर रही है। अब तभी जिया को किसी की कॉल आ जाती है तो वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है और फिर फूशन अपनी ग्रैंडमा को समझाने लगता है कि ग्रैंडमा वो एक फ्रॉड लड़की है, उसकी बातों में मत आओ। तो ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही अच्छी है और मैंने सोच ली कि वही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनेगी और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो मैं इतनी ओल्ड हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। तो
तो क्या तुम मेरी लास्ट विश भी नहीं पूरी कर सकते हो? तो फुशन मान जाता है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी बस एक कंडीशन है कि आप उस लड़की को हमारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताएंगी कि हम लोग अमीर हैं। तो ग्रैंडमा भी खुशी खुशी मान जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जिया को उसकी फ्रेंड का कॉल आया होता है, जो कि जिया से कह रही होती है कि क्या तुम्हारी जॉब चली गई, तो एक काम करो, तुम भी मेरी तरह क्लब में वेटर की जॉब करने आ जाओ। वैसे यहाँ पर मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी, तो तुम्हें अभी अपना खर्चा खुद निकालना पड़ेगा। फिर जिया बहुत ही अपसेट हो जाती है कि अभी उसे पैसों की ज़रूरत है। ग्रैंडमा से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ। तो जिया यहाँ पर ग्रैंडमा के पैसे उठाती है और कहती है कि क्या आप मुझे ये पैसे उधार दे सकती हैं। और फिर जल्दी से फुशन को बताने लगती है कि देखो मैं कोई झूठी नहीं हूँ, मैं ये पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पैसे उधार नहीं देना चाहते तो। फुशन मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर जिया तो शॉक हो जाती है और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। और जिया को तो ये ड्रीम जैसा लग रहा होता है। तभी फुशन इसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें और पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम इसमें से खर्चा कर सकती हो। जिया कहती है कि थैंक यू और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। तो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी ग्रैंडमा को खुश रखो, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहती है कि नहीं, पैसे तो वापस करने होंगे क्योंकि आफ्टर ऑल हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, हमारा रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट वाला है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगी और तुम्हें एम्बैरेस करने वाला कोई काम नहीं करूंगी। फुशन कहता है कि अच्छी बात है, तो ठीक है, मैं बाद में तुम्हें अपना घर का एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम खुद ही शिफ्ट हो जाना क्योंकि मैं अपने ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। ये कहती है कि आज तो वीकेंड है, क्या तुम आज भी काम पर जाओगी? तो ये कहता है कि मेरे लिए कोई वीकेंड नहीं होता है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो जिया को बुरा लगता है कि ये तो कभी छुट्टी नहीं करता और दिन और रात मेहनत करके पैसे कमाता है, फिर तो मुझे उसके पैसे टाइम से वापस करने ही होंगे। फिर जिया अपनी फ्रेंड को कॉल करके कह देती है कि वो भी उसके साथ क्लब में जॉब करने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुशन को उसका स्टूडेंट बताता है कि उन लोगों को भी अभी क्लाइंट से मिलने के लिए क्लब में जाना होगा। फुशन कार्ड बैठ के निकलता है और जिया भी वहीं से जा रही होती है। फिर जिया क्लब में वेट्रेस की जॉब करने के लिए आ जाती है और अपनी फ्रेंड को ये भी बता देती है कि उसने आज मैरिज सर्टिफिकेट ले ली। इसकी फ्रेंड ये जानकर शॉक होती है और कहती है कि आखिर ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली, वो भी 10 साल बड़े लड़के के साथ, लगता है वो बहुत ही ओल्ड होगा और उसने तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट देखकर फूल बना दिया। तो जिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि जैसा तुम उसके बारे में सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, और ये याद करती है कि कैसे वो तो उसे सामने से अपने पैसे भी दे रहा था, और इसे कहती है कि वो ओल्ड भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तभी इतने में मैनेजर इन लोगों को चिल्लाने लगता है कि काम के टाइम पर बातें मत करो, और वो जिया से पूछता है कि वैसे तुमने कैसी ड्रेस पहनी है। तो जिया की फ्रेंड बताती है कि बॉस ये आज ही हमारे यहाँ पर काम करने आई है और न्यू है, तो एक्स्ट्रा ड्रेस नहीं थी इसलिए मैंने इसे ये वाली ड्रेस दे दी। मैनेजर समझाता है कि देखो आज हमारे क्लब में शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर फुशन आने वाले हैं, तो इसलिए तुम दोनों ही ध्यान देना और कोई गड़बड़ी मत करना। फिर मैनेजर जल्दी से फुशन को बाहर पिक करने के लिए जाता है और फुशन जैसे यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है तो सभी लोग को रिस्पेक्ट से अपना सर झुकाना होता है, और फिर जिया और फुशन तो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते और फुशन अंदर चला जाता है। और फिर जब फुशन यहाँ पर पहुँचता है तो उसके सारे फ्रेंड्स उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं और बताते हैं कि तूने अचानक से शादी कर लिया तो हम लोगों ने तेरे लिए बैचलर पार्टी रखी और आज तू मना नहीं कर सकता है, हम सभी को ड्रंक होके घर जाना है। और फिर सभी लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं और फुशन की चाइल्डहुड फ्रेंड लिनो से कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे, और वैसे अगर तुम अपनी वाइफ से कभी बोर हो जाओ तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो ये कहता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी रिस्पेक्टेबल है, तो आखिर तुम ऐसी चीजें इतनी कैजुअली कैसे बोल सकती हो। तभी फुशन का फ्रेंड हान यहाँ पर आके बैठा है और वो लिन से कहने लगता है कि आखिर तुम लोग आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो। लिन कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इसकी वाइफ कैसी है जो इतना खुश हो रही है। हान बताने लगता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वेट्रेस को ऑर्डर किया हूँ और तुम उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। फिर मैनेजर जिया को समझाता है कि उसे ही केक डिलीवर करने जाना होगा क्योंकि ये उन लोग का ऑर्डर है। फिर वो यहाँ फुशन को केक डिलीवर करने आ जाती है और फुशन का फ्रेंड हान उससे बताता है कि आज मिस्टर फुशन का बर्थडे नहीं है बल्कि उनकी शादी का दिन है। जिया सोचती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, आज मेरी भी शादी हुई है। हान इसे समझाता है कि तुम्हें ये केक मिस्टर फुशन को पर्सनली डिलीवर करना होगा। तो ये अंदर आकर कहने लगती है कि मिस्टर फुशन हैप्पी वेडिंग। तभी लिन जिया को देखकर बहुत जेलस हो रही होती है कि आखिर वो उसे अच्छी कैसे दिख सकती है, तो ये उसे पुश कर देती है और तभी ये केक फुशन के मुंह में लग जाता है। फिर वो तुरंत ही उसे सॉरी कहने लग जाती है और फुशन जिया को देखकर शॉक हो जाता है। और केक लगने की वजह से जिया तो उसे पहचान ही नहीं पाती और ये सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिया तो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मिस्टर फुशन मैं आपका फेस साफ कर देती हूँ, और वो जल्दी से टिश्यू लेकर उसके पास बैठी होती है पर वो दूर करता है कि नहीं मेरे पास मत आओ। तभी लिनी से चिल्लाती है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, निकलो यहाँ से, और वो उसे पुश कर देती है तो जिया गिरने वाली होती है। तभी फुशन जल्दी से उसे खींचता है और गिरने से बचाता है।
और फिर फूशियन लिन को चिल्लाता है कि तुम लोगों से तमीज से बात किया करो। फिर जिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो कहती है कि मिस्टर फूशियन लाओ मैं साफ कर देती हूँ। वो इसका हाथ रोकता है। तभी ये इसे इतना नजदीक से देखकर सोचती है कि आप मुझे इतने जाने पहचाने की लग रहे हैं। तो फूशियन जल्दी से उसे दूर करता है और बाहर जाने के लिए बोलता है। जिया बाहर आ जाती है और सोचती है कि मिस्टर फूशियन तो सच में बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं डांटे। तभी मैनेजर यहाँ पर आ जाता है और जिया से कहता है कि मैंने सुना कि तुमने मिस्टर फूशियन के मुंह पर ही केक गिरा दी। जिया माफी मांगने लगती है तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मिस्टर फूशियन ने तुम्हें कुछ नहीं बोले तो इसका ये मतलब है कि उन्हें तुम्हारा काम पसंद आया होगा, तो इस खुशी में तुम भी ड्रिंक करो। और वो इसे ड्रिंक पकड़ाते थे तो जिया भी बड़ी खुशी खुशी थैंक यू बोलकर उसे पी लेती है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि फूशियन काफी ड्रंक हो जाता है और मैनेजर उसे रूम की तरफ लेके जा रहा होता है और उसे बताता है कि हमने आपके लिए हमारे क्लब की तरफ से एक सरप्राइज तैयार करके रखे। ऐसा बोलकर मैनेजर उसे एक रूम में भेज देता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया पहले से ही होती है और इसे देखकर फूशियन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया को तो मैनेजर ने ड्रग दिया होता है इसलिए वो बिल्कुल होश में नहीं होती है और फूशियन को पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। पर फिर वो उसे रोक देता है और कहता है कि फ्रॉड लड़की, क्या तुम अपने हस्बैंड के पीठ पीछे ऐसे उसे चीट करने वाली हो। पर फिर जिया कहने लग जाती है कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर बर्डन नहीं बन सकती हूँ। तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम ये सब अपने हस्बैंड के लिए कर रही हो। फूशियन पूछता है कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, तो ये बताती है कि मुझे अपने फीस के लिए पैसे चाहिए और खर्चे के लिए और साथ ही अपने हस्बैंड को एक छोटा सा गिफ्ट देने के लिए। ऐसा बोलकर ये इसे दूर तो करती है पर फिर सो जाती है। फूशियन सोचता है कि ड्रंक होने के बाद भी ये लड़की बिल्कुल सच नहीं कह रही है, कितनी बड़ी झूठी है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फूशियन को उसके हस्बैंड की कॉल आती है तो उसकी नींद खुलती है और वो उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी कॉल की वजह से अभी मेरी वाइफ उठ जाती, इसलिए मैं तुम्हारे इस मंथ का बोनस कट कर रहा हूँ। और वो कहता है कि ठीक है मैं अभी कंपनी आता हूँ और फिर फूशियन यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जिया जब उठती है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर कल रात हुआ क्या था और वो सोचती है कि आखिर मैं ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ। फिर जिया फूशियन के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और सोचती है कि ये घर तो बहुत ही बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गलत एड्रेस पर पहुंच गई हूँ। फिर जिया धीरे धीरे घर में आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी फूशियन यहाँ पर पहुंचता है और कहता है कि तुम घर में ऐसे चुपके से क्यों आ रही हो। जिया उसे अचानक से देख के डर जाती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली इन लोगों की किस हो जाती है। इतने में ग्रैंडमा जिया की आवाज सुनकर यहाँ पर खुशी खुशी उससे मिलने आ रही होती है और इन दोनों का ऐसे देखकर कहती है कि तुम लोग तो यहीं पर ही शुरू हो गए, पहले तो कोई जगह तो ढूंढ लेते। तो ये दोनों कहते हैं कि ग्रैंडमा आप गलत सोच रही हैं। और फिर फूशियन पूछता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं आखिर अपने ग्रैंडसन के घर क्यों नहीं आ सकती, और वैसे भी मैं यहाँ पर जिया को देखने आई हूँ। और ऐसा बोलकर वो जल्दी से जिया को अंदर लेके जाती है। फिर इसके बाद ये लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं और जिया पूछती है कि तुम्हारा घर तो इतना लग्जरियस है, ये तो काफी महंगा होगा ना। तो फूशियन बताता है कि मेरे फ्रेंड ने इस घर को मुझे फ्री में रहने के लिए दिया और सोचता है कि मैंने असिस्टेंट को लो बजट वाला घर ढूंढने के लिए बोला था। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा जिया से पूछने लगती है कि वैसे कल रात तुम कहाँ पर थी, तुम पूरी रात घर नहीं आई। तो जिया बताती है कि ग्रैंडमा एक्चुअल में मैं एक क्लब में वेट्रेस की जॉब कर रही हूँ। तो ये सुनकर ग्रैंडमा फूशियन को चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को वेटर का काम करने के लिए कैसे दे सकते हो। और फिर ये जल्दी से जिया से पूछती है कि कहीं तुम्हें किसी ने बुली तो नहीं किया। जिया सोचती है कि मैं ग्रैंडमा को इस बारे में नहीं बता सकती हूँ कि मैं कल रात ड्रंक थी, नहीं तो ये मेरी फिक्र करेंगी। इतने में फूशियन बताने जा रहा होता है कि जिया तो उसके साथ थी। फिर एक ग्रैंडमा से झूठ बता देती है कि ग्रैंडमा मैं तो कल पूरी रात ड्रिंक सर्व करने का काम कर रही थी। तो फूशियन पूछता है कि फिर बताओ तुम कल रात किसके साथ थी। तो ये कहती है कि मैंने बोली ना गेस्ट के साथ। तो फूशियन तो गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें यही नहीं पता कि कल रात तुम किसके साथ थी। जिया सोचती है कि ड्रिंक करना मेरी गलती थी, लेकिन आखिर मैं ये सब पैसे के लिए तो कर रही हूँ। फिर वो कह देती है कि गेस्ट मुझे पैसे देते हैं तभी तो मैं उनके लिए काम करती हूँ। तो इस बात से फूशियन गुस्सा होकर चला जाता है और फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करने के लिए बोलता है और फिर बाहर जाके ड्रिंक करने लगता है। तभी इतने में यहाँ पर इसका फ्रेंड आ जाता है और पूछता है कि तुझे क्या हुआ जो तू इतनी ड्रिंक कर रहा है। फूशियन नहीं बताता और जाने लगता है और तभी उसके पॉकेट में से एक गिफ्ट नीचे गिर जाता है जो कि उसने जिया के लिए लिया था, क्योंकि उसने उसे बताई थी कि वो भी उसे गिफ्ट देने वाली है। फिर ये अपने फ्रेंड से वो गिफ्ट ले लेता है और कहता है कि दूसरों की चीज को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी तरफ जिया बाहर जाते हुए अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि सॉरी मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि कल रात मैनेजर ने तुम्हें ड्रग दिया और तुम्हें मिस्टर फूशियन के रूम में भेज दिया था, तो क्या तुम ठीक हो। जिया ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कल ये सारी चीजें हो गई है। फूशियन अपने असिस्टेंट के साथ कार से आ रहा होता है और तभी बारिश होने लगती है
और तभी अस्टिन फुशन को बताता है कि बॉस शायद वो आपकी वाइफ है। तो फुशन जिया को बारिश में भीगता हुआ देखकर अपने अस्टिन को कार रोकने के लिए बोलता है। जिया इस बात से रो रही होती है कि मैं तो बस काम करने गई थी और मैंने सोची नहीं थी कि मैं वेडिंग के फर्स्ट डे को ही अपने हस्बैंड को ऐसे चीट कर दूंगी। मैंने सच में अपने हस्बैंड के साथ गलत करी हूँ। यही सब सोचकर वो रो रही होती है। तभी इतने में फुशन यहाँ पर अम्ब्रेला लेकर पहुंच जाता है और सोचता है कि इसे रोता हुआ देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो इसे पूछने लगता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो, चलो घर चलते। ये जल्दी से उसे हक कर लेती है और रोने लग जाती है। फिर फुशन सोचता है कि मैं डिवोर्स के बारे में इससे बाद में बात करूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया शावर लेने के बाद अपना बाल सुखाने जा रही होती है, पर हेयर ड्रायर खराब हो जाता है। तो फुशन जल्दी से यहाँ पर पहुंचता है और टॉवेल लेकर उसके बाल सुखाने में हेल्प करने लगता है। पर तभी वो इसे इतना क्लोजली देखकर शाय फील करता है और कहता है कि तुम खुद करो। तभी जिया से कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो ये सुनकर वो शॉक होता है और पूछता है कि तुमने क्या बोली, वापस बोलो। जिया कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दी। उस रात जब मैं नाइट क्लब में जॉब कर रही थी तो मैंने किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली। ये कहता है कि लेकिन तुम तो पैसों के लिए सब काम करती हो ना। जिया कहती है बिल्कुल नहीं, मैं बस वहाँ वेटर की जॉब करने गई थी, वाइन बेचने का काम करने। पर मुझे पता नहीं था कि मैनेजर मुझे ड्रग देकर मुझे मिस्टर फुशन के रूम में भेज देगा। फिर फुशन भी याद करता है कि उस रात मैनेजर ने उसे होटल रूम में भेजा था। जिया कहती है कि मैंने उसे एक अच्छा इंसान समझी थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतना खराब होगा। अगर मुझे दोबारा वो मैनेजर कहीं मिल गया ना तो मैं उसे खूब मारूंगी। फिर फुशन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कल रात हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जिया तो ये सुनने के बजाय उसे कही जा रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं डिवोर्स के बाद भी तुम्हें जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगी, बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना। फिर वो रुकती है और कहती है कि अभी तुमने क्या कहा। तो फुशन कहता है कि बुद्धू कहीं की, कल रात मैं तुम्हारे साथ था और तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सुनकर जिया खुश जाती है कि ये मेरे साथ था, यानी वो सपना नहीं था। ये बहुत ही खुश जाती है कि ये मुझे कितना प्रोटेक्ट करता है। फिर फुशन जिया को बैठाता है और उसके पैर में अपना लाया हुआ गिफ्ट पहनाने लगता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फुशन जिया को उसके कॉलेज के लिए लेके जा रहा होता है। तभी जिया अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है, जो कि उससे बताती है कि क्लब बंद हो गया है। ये जानकर जिया काफी शॉक होती है कि अचानक से क्लब कैसे बंद हो गया। फिर ये फुशन से कहने लगती है कि लगता है ये मिस्टर फुशन का ही ऑर्डर होगा और कहीं उन्होंने ये मेरी वजह से तो नहीं किया, क्योंकि मैनेजर तो मिस्टर फुशन की इतनी चापलूसी कर रहा था तो वो उससे थोड़ी ना गुस्सा होंगे। लेकिन मिस्टर फुशन ने मुझे ड्रग दिलवाया था और तुम वहाँ पर आ गए तो सब कुछ मैस हो गया, इसलिए मिस्टर फुशन गुस्सा हो गए होंगे और उन्होंने गुस्से में क्लब बंद करवा दिया। सच में ये मिस्टर फुशन बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है। तो ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे टाइप के हैं। तो ये कहती है कि नहीं, वो ऐसे ही टाइप का है और हाँ, तुम उसके बारे में बात मत करो, मुझे तो उसके बारे में सोच कर ही गुस्सा आ रही है। और फिर ये फुशन से पूछने लगती है कि वैसे ये एक्सपेंसिव कार तुम्हारे पास कैसे आई। तो ये कहता है कि मैंने अपने बॉस से लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें एक राइड दे सकूँ और तुम भी इंजॉय कर सको। तो ये से थैंक यू बोलती है कि वो कितना अच्छा है। फिर उसके बाद ये लोग कॉलेज के बाहर पहुंच जाते हैं और फुशन जिया के क्लोज आता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी वो कहता है कि क्या तुम उतरोगी नहीं, तुम्हारी क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। तो जिया जल्दी से बाहर निकलती है और उसे बाय कर देती है। तभी यहाँ पर जिया की 2 क्लासमेट उसे देख लेती है और बातें करने लगती है कि जिया तो एक गरीब लड़की है ना, तो आखिर ये इतनी महंगी कार में से कैसे निकल रही है, लगता है इसने किसी रिच मैन को फंसा ली। फिर इसके बाद जिया जब कैंटीन में अपना खाना खाने लगती है तभी ये सारी क्लासमेट उसे जाकर बुली कर रहे होते हैं और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं कि वो बहुत ही शेमलेस है। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर कचरा फेंकने लगते हैं। दूसरी तरफ शैन कार में देखता है कि जिया अपनी आईडी भूल कर चली गई। फिर वो वापस आने के लिए निकलता है और यहाँ पर ये सारे क्लासमेट जिया को बुली करे जा रहे होते हैं, जैसा कि पहले जिया को उसकी मॉम और उसका ब्रदर बुली किया करते थे। अब तभी यहाँ पर जिया को बचाने के लिए फुशन पहुंच जाता है और इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। तो जिया की क्लासमेट कहती है कि ये इतनी बड़ी थोड़ी ना जिसकी शादी हो गई होगी, मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी डैड की मिस्ट्रेस होगी। फुशन कहता है कि दोबारा बोलो, तुमने मेरी वाइफ के बारे में क्या बोली। तो ये कहती है कि मैं बोलूंगी, ये बहुत ही शेमलेस लड़की है। तो फुशन उसे मारता है। तो ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो, तुम्हें पता भी है मेरे डैड शैंग ग्रुप कंपनी में काम करते हैं। तो फुशन सोचता है कि अच्छा तुम मेरी कंपनी में। अब तभी इतने में यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वो इसे देखते के साथ ही मिस्टर फुशन कहने लगते हैं। तो फुशन जल्दी से बहाना बनाता है कि वो फुशन नहीं है बल्कि फुशन ने उसे यहाँ पर भेजा है कॉलेज का हाल देखने के लिए, ताकि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे कॉलेज के टैलेंटेड स्टूडेंट को फायदा दिलवाने के लिए।
पर फुशिन यहाँ पे प्रिंसिपल को चिल्लाता है कि आपके स्टूडेंट तो कितने खराब है, ये लोगों को बुली करते हैं, क्या आप लोगों को यही सिखाते हैं यहाँ पर। फिर प्रिंसिपल उन दोनों लड़कियों को कॉलेज से निकाल देते हैं। इसके बाद फुशिन यहाँ जिया से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अभी भी अपसेट हो, मैं जाकर उन्हें और सबक सिखाऊं। जिया कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ कि आखिर तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया हुआ है, तुम्हारे एक वर्ड से ही प्रिंसिपल ने उन दोनों को कॉलेज से निकाल दिया, इसका क्या मतलब है कि तुम मुझे सच ही छुपा रहे हो ना। फुशिन डर जाता है कि उसे सारा सच पता लग गया, इसलिए वो सॉरी कहते हुए बताने जा रहा होता है। और इतने में वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम शेंग ग्रुप कंपनी के लिए काम करते हो ना, और तुम मिस्टर फुशिन को जानते हो, पर तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम उन्हें नहीं जानते हो, जबकि वो तो तुम्हारे बॉस है। तो ये कहता है कि तुम्हें मिस्टर फुशिन के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, तो मैं डर गया था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। जिया कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करती। अब तभी इतने में जिया को शेंग ग्रुप कंपनी से जॉब की कॉल आ जाती है, तो ये बहुत खुश होती है और फुशिन को बताती है कि उसे इंटर्नशिप के लिए ऑफर आया है, वो भी शेंग ग्रुप कंपनी से। लेकिन फिर इसे कहती है कि मैंने तो वहाँ पर अपना रेज्यूमे भेजी ही नहीं, तो आखिर मुझे वहाँ से ऑफर कैसे आया। ये कहता है कि एक्चुअली मैंने ही तुम्हारे बारे में मिस्टर फुशिन को बताया, और लगता है बॉस को तुम्हारा रेज्यूमे पसंद आया, इसलिए उन्होंने तुम्हें इंटर्नशिप देने के लिए मान गए। जिया इसे बहुत थैंक यू कहने लग जाती है कि उसकी हेल्प की वजह से हुआ है। वो कहती है कि सच में तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा लकी हो गई हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके चीक पे किस कर लेती है और वो तो बहुत ही शर्माता रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुशिन की ग्रैंड माँ जिया को शॉपिंग पर लेकर जाती है और उसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए ड्रेसेस खरीदूंगी। और फिर वो जिया के लिए बहुत महंगे महंगे ड्रेसेस चूज करने लगती है। तो जिया इतने प्राइस देखकर वो मना करती है कि मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि तुम प्राइस की टेंशन मत लो, पर फिर भी जिया महंगे वाले ड्रेसेस नहीं चुनती और सभी को मना करने लग जाती है। तो ग्रैंडमा सारी ड्रेसेस को खरीदने का बोलती है और जिया से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सभी में से चूज करके आराम से सोचना कि तुम्हें कौन सा पहनना है। जिया शौक रह जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा आप इतने पैसे क्यों खर्च कर रही हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिक्र मत करो। अब तभी यहाँ मॉल में जिया की वो दोनों क्लासमेट आ जाती है जो कि उसे कॉलेज में भी बुली कर रही थी। यहाँ पर वो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लग जाती है कि इतनी महंगी शॉप में आखिर वो क्या कर रही है। तो ग्रैंडमा जिया की साइड लेने लग जाती है और उन लोगों को चिल्लाने लगती है। तो ये लोग भी ग्रैंडमा को बुरी बुरी चीज बोलने लग जाते हैं। तो जिया कहती है कि तुम लोग मुझे चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन मैं तुम लोगों को अपनी ग्रैंडमा के बारे में कुछ भी नहीं बोलने दूंगी। तो ये सुन के ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि मैंने एकदम सही लड़की को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लो चुनी हूँ। जिया की क्लासमेट उसे चिल्लाने लगती है और फिर वो उसे पुश भी करने वाली होती है। तो बीच में ग्रैंडमा आकर उसे दूर करती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को परेशान नहीं कर सकती। तभी लड़की ग्रैंडमा को पुश कर देती है। फिर ये देखकर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर वो अपनी क्लासमेट को पंच मारती है और चिल्लाती है कि तुम लोग मेरी ग्रैंडमा के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो दोनों भी इससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जिया और उन लोग के बीच में फाइट होने लगती है। और ग्रैंडमा जल्दी से साइड में जाकर फुशिन को कॉल करती है और बताती है कि जल्दी से यहाँ पर पहुंचो, तुम्हारी वाइफ को कुछ लोग परेशान कर रहे। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है और जैसे ही वापस आती है तो देखती है कि जिया ने इन दोनों लड़कियों को खूब मारी होती है। ये देख के ग्रैंडमा तो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ फुशिन तुरंत ही जिया को बचाने के लिए निकल रहा होता है और अपने असिस्टेंट को पता करने के लिए बोलता है कि उसकी ग्रैंडमा और उसकी वाइफ कहाँ पर है। और फिर फुशिन मॉल के बाहर पहुंच जाता है और जिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। देखो अब तुम्हारा हस्बैंड आ गया है, तुम बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा जिसने तुम्हें बुली किया है। जिया की दोनों क्लासमेट बाहर आ जाती है और इसे कहने लगती है कि तुम अभी भी हमें सबक सिखाना चाहती हो। तो इन दोनों की ऐसी हालत देखने के बाद फुशिन को पता लगता है कि जिया ने उल्टा इन लोग को मारी है। तो जिया कहती है कि ग्रैंडमा को मत ब्लेम करो, गलती मेरी है। तब ये देखता है कि इसके हाथ कैसे लाल हो गए। तो कहता है कि तुम्हें तो इतनी चोट आई है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो जिया की क्लासमेट्स कहने लगती है कि एक हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो हमें है, इसे नहीं। और वैसे मुझे पता है कि तुम एक झूठे हो जो कि एक्टिंग कर रहे हो कि तुम मिस्टर फुशिन के लिए काम करते हो। बस मेरे डैड को यहाँ पर आ जाने दो, फिर वो तुम्हारे असली रंग सभी को बताएंगे। जिया कहती है कि तुम इन सब में मत पढ़ो, मैं माफी मांग लेती हूँ। तो फुशिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अभी तो देखूँ कि आखिर इसका डैड है कौन। तभी इतने में इस क्लासमेट का डैड यहाँ पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि कौन है जो मेरी बेटी को बुली कर रहा है। और फिर फुशिन को देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुम शेंग ग्रुप कंपनी में काम करते हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें वहाँ पर कहीं नहीं देखा। फुशिन कहता है कि तुम्हारा स्टेटस ही इतना लो है कि तुमने कभी मुझे देख भी नहीं सकते हो। तो ये से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जिया फुशिन को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है। तो जिया कहती है कि जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरे हस्बैंड को टच भी मत करना। तो इस लड़की के डैड तो जिया के बारे में कहने लगते हैं कि अच्छा, तुम ही वो लड़की हो ना जो किसी रिच मैन को फंसा रही हो। ये सुनकर फुशिन इन्हें मारता है। इसके डैड गुस्सा होने लगते हैं, पर तभी इन्हें कंपनी से कॉल आती है कि इन्हें फायर किया जा रहा है और फिर फुशिन जिया को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर इस लड़की के डैड उसे स्लैप मारते हैं और चिल्लाती हैं कि तुमने रिचेस्ट फैमिली से पंगा ले ली। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि शेंग ग्रुप कंपनी का CEO मिस्टर फुशिन था।
फिर जिया यहाँ ग्रैंडमा और फूशन के साथ घर आ जाती है और वो देखती है कि घर में इतने सारे शॉपिंग बैग रखे हुए, तो वो ये देखकर शॉक होती है और ग्रैंडमा से पूछती है कि ये सब क्या है। तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम वहाँ पर चूज नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सारी चीजें खरीद ली और अब तुम जो चाहे वो यूज कर सकती हो। तो जिया कहती है कि ग्रैंडमा ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव खर्चा नहीं हो गया। तो ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और वो चली जाती है। फिर जिया फूशन से पूछती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, तो क्या हमारी फैमिली कर्जे में नहीं आ जाएगी। तो फूशन बताता है कि मेरी ग्रैंडमा बहुत ही कम मॉल जाती है और उन्हें प्राइस की नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो जो भी शॉपिंग करती है मैं उनके लिए खरीद देता हूँ ताकि वो अपसेट ना हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उन सारे प्रोडक्ट को उसके डुप्लीकेट में बदल दिया हूँ, तो ये असली वाले नहीं है। तो तुम इसके लिए मुझे ब्लेम तो नहीं करोगी। ये कहती है कि मैं करूंगी, आखिर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। मैं कितना ज्यादा डर गई थी कि अब हमारी फैमिली के ऊपर कर्जा ही कर्जा होगा। तभी ग्रैंडमा जिया को आवाज देने लगती है कि तुम यहाँ पर आकर चूज करो कि कल तुम कौन सा कपड़ा पहनोगी। फिर फूशन जिया को बता देता है कि तुम ग्रैंडमा को बिल्कुल पता नहीं लगने देना, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। तो कहती है कि मैं समझ गई और फिर ये ग्रैंडमा के पास ड्रेस चूज करने के लिए जाती है। फिर रात में जिया और फूशन को एक ही रूम में सोना पड़ता है क्योंकि ग्रैंडमा इन लोग के ऊपर नजर रखी होती है और फूशन को यहाँ पे ड्रग की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। वो याद करता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे जो सूप पिलाई थी जरूर उसमें कोई मेडिसिन था। फिर वो जिया के क्लोज जाने लगता है, पर फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वो जमीन पर ही लेट जाता है और जिया से कहता है कि तुम बेड पर लेटो और मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। और वो सोचता है कि वो यहीं पर लेटेगा तभी वो सेफ रहेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ग्रैंडमा इन लोग के रूम में इन लोग को उठाने के लिए आती है तो वो देखती है कि जिया और फूशन दोनों ही जमीन पर सो रहे होते हैं। जिया उठ जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ, चलो उठ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। और फिर ग्रैंडमा जिया को पूछ रही होती है कि वो कौन सा ड्रेस पहनने वाली है। जिया सोचने लग जाती है कि अगर मैं इतनी बड़ी कंपनी में फेक ड्रेस पहन के जाऊंगी तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर जिया बहाना बनाने लगती है कि उसे ड्रेस नहीं पहनना है। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आए, फिर तो मैं और जाके शॉपिंग करूंगी। तो जिया मान जाती है कि ग्रैंडमा और शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है और फिर सोचती है कि मुझे दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस ग्रैंडमा खुश है तो कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिया जब ये ड्रेस पहनकर कंपनी जाती है तो उसके सारे कलीग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि उसने लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस पहनी है जो कि बहुत ज्यादा महंगी है और अभी न्यू आई है। तभी जिया के एक और कलीग ने सेम वैसी ड्रेस पहन के आई होती है और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर किसकी रियल है। वो कलीग तो सोच रही होती है कि मेरी ड्रेस तो फेक है, पर क्या इसने रियल वाली पहनी है। सभी लोग कहते हैं कि नहीं, जिया तो एक गरीब लड़की है तो वो ये ड्रेस अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अब तभी कंपनी में एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आई होती है जो कि जिया और उस कलीग को देखते के साथ ही कहने लगती है कि क्या तुम लोग की कंपनी में फेक ड्रेस को ऐसी खुलेआम पहना जाता है। तो एम्प्लॉइज बातें करने लगते हैं कि देखा, जिया की ड्रेस फेक थी। तो एक क्लाइंट कहती है कि क्या मैं अपनी ब्रांड की ड्रेस नहीं पहचानूंगी। तो जिया तुरंत ही माफी मांगने लग जाती है। तो क्लाइंट कहती है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, माफी तो इसे मांगनी चाहिए। और फिर एक क्लाइंट क्लियर करती है कि जिया ने रियल वाली ड्रेस पहनी और उसने फेक। तो ये सभी लोग बातें करते हैं कि यानी जिया की अगर रियल ड्रेस है तो वो कलीग जो कि हर ब्रांड की ड्रेस पहनती थी वो सब फेक रहती थी। जिया तो खुश हो जाती है कि लगता है ये फेक ड्रेस इतनी रियल लग रही है कि इस ब्रांड की ओनर ने भी नहीं पहचान पाई। फिर इसके बाद जिया क्लाइंट के लिए कॉफी लेकर आ रही होती है, तभी जानबूझ के उसकी कलीग बीच में पैर गड़ के उसे गिरा देती है और ये सारी कॉफी क्लाइंट के ऊपर गिर जाती है और उसका कपड़ा खराब हो जाता है। तो वो चिल्लाती है कि मैं ये ड्रेस मिस्टर फूशन से मिलने के लिए पहन के आई थी, आखिर अब ये बिजनेस डील कैसे होगी। जिया की कलीग तो खुश हो जाती है कि अब जिया तो गई। जिया यहाँ पर क्लाइंट से माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो ड्रेस को ठीक कर सकती है। फिर वो उसका बेल्ट लेती है जिस पर कॉफी गिर गई थी और वो उसे कोई दूसरे स्टाइल में कर देती है जो कि पहले स्टाइल से ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर वो क्लाइंट तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिया की तारीफ करते हुए वो उसे भी साथ में मीटिंग में चलने कहती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हारी तारीफ करूंगी। तो जिया भी बहुत ही खुशी खुशी मीटिंग रूम में चली जाती है और सोचती है कि आज वो मिस्टर फूशन से मिलेगी। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तो फूशन के डैड आ जाते हैं, इस कंपनी के चेयरमैन, और फूशन गलती से कोई और रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर मीटिंग होती ही नहीं है। एक्चुअली में फूशन के डैड अब्रॉड से अचानक यहाँ पर जिया से मिलने आए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी डॉटर इन लॉ है और वो जिया से कहते हैं कि मैं तुमसे काफी टाइम से मिलना चाहता था। तो जिया कहती है कि चेयरमैन क्या आप मुझे जानते हैं। तभी यहाँ पर ये क्लाइंट जिया की तारीफ करने लगती है कि आपकी कंपनी की इंटेंट बहुत ही अच्छी है और इसे तो डिजाइन का भी बहुत नॉलेज है। तो चेयरमैन कहते हैं कि तभी तो मेरे बेटे ने इसे चुना है। ये सुनकर भी जिया शॉक हो जाती है। असिस्टेंट एक्सप्लेन करने लगता है कि चेयरमैन का ये मतलब है कि प्रेसिडेंट ने तभी तो आपको जॉब पे रखा है। तो जिया खुश हो जाती है और सोचती है कि लगता है चेयरमैन इसी वजह से मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि प्रेसिडेंट ने मेरी तारीफ करे। अब ये लोग फूशन का ही वेट कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तभी जैसे फूशन यहाँ पर पहुंचता है तो वो जिया को देखकर जल्दी से छुप जाता है और अपने डैड से कॉल पर कह देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर फूशन की जगह उसके डैड इस क्लाइंट से बिजनेस डील कर लेते। फिर क्लाइंट के यहाँ से जाते ही चेयरमैन कहते हैं कि अब फाइनली मैं अपनी डॉटर इन लॉ से बात करूंगा।
तभी यहाँ पर फूशन आ जाता है और कहता है कि डैड आखिर आप जिया से क्यों बात करना चाहते हैं। तो चेयरमैन कहते हैं कि बुद्धू कहेंगे, मैं अब्रॉड से वापस अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने आया हूँ और तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं। तो ये बताता है कि डैड क्योंकि मैंने उससे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं किया। तो चेयरमैन शॉक होकर कहते हैं कि क्या तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुम एक सीईओ हो, फिर तो ये फ्रॉड मैरिज हुई ना। तो ये कहता है कि डैड आखिर आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं, मुझे बस एक सही मौका नहीं मिला उसे सारा सच बताने का। तभी जिया की कलीग ये सारी बातें सुन लेती है और बहुत ज्यादा शॉक होती है कि जिया मिस्टर फू की वाइफ है। फुशिन के डैड उससे पूछते हैं कि हमारी फैमिली क्या इतने शेमफुल है जो तुम उससे सब कुछ छुपा रहे हो। फुशिन कहता है कि डैड मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा, आप ये बताओ कि मॉम कहाँ पर है, क्या वो आपके साथ नहीं आई। तो इसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अभी शॉपिंग के लिए गई है। फुशिन अपने डैड को समझा देता है कि आप जिया को कुछ भी पता मत लगने देना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है। तभी फुशिन यहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि उसके पास कितना काम है। तो बताती है कि मुझे आज सारी फाइल कंप्लीट करना है क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे और मुझे इतना सारा काम मिल गया तो करना पड़ेगा। फुशिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर सारा काम उसे कोई कैसे दे सकता है। जिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगी। तो ये कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। पर तभी जिया के पेट में से भूख की आवाज आ रही होती है तो फुशिन उसे स्नैक्स खाने के लिए लेके जाता है। तभी इतने में जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और जिया की फ्रेंड उसे बता रही होती है कि वो उसकी डॉग का ख्याल तो रख रही है पर उसका खाने का खर्चा बहुत ही महंगा है। जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे अब जॉब मिल गई है तो बेबीज का खर्चा मैं हैंडल कर लूंगी। फुशिन जिया की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है कि इसकी बेबीज भी है। फिर कॉल पर बात करने के बाद जिया जब इसके पास आती है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फुशिन कहता है कि देखो अब हम दोनों मैरिड हैं तो तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बता सकती हो। तो जिया बताती है कि मेरी पास्ट में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। मेरे डैड के गुजरने के बाद मेरी मॉम और मेरा ब्रदर मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे ताकि उन्हें ब्राइड प्राइज मिल सके और मैं बहुत मुश्किलों से उनसे पीछे छुड़ाकर यहाँ पर आई हूँ। फुशिन को जानकर बुरा लगता है कि इसकी फैमिली ने इसे फोर्स किया है। फिर वो कहता है कि अब तुम पास्ट की फिक्र मत करो और फिर वो पूछता है कि अभी मैंने तुम्हारी कॉल पर बात सुना कि तुम्हारे बेबीज हैं। ये कहती है कि तुमने सब सुन लिए, देखो तुम फिक्र मत करो, मैं अपने तीनों बेबीज का ख्याल अकेले रख लूंगी और तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देने दूंगी। फुशिन तो ये जानकर शॉक हो जाता है कि उसके तीन बेबीज हैं। वो कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो तुम फिक्र मत करो, उनका खर्चा भी मैं उठा लूंगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जिया बहुत ज्यादा खुश जाती है कि क्या मैं उन्हें घर ले आ सकती हूँ। तो ये हाँ कहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फुशिन बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसका असिस्टेंट जिया को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि फुशिन ड्रंक है तो वो उसे पिक करने के लिए आ जाए। और फिर असिस्टेंट फुशिन को पकड़ के एक होटल रूम के पास ला रहा होता है और उसे बताता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, आपकी वाइफ यहाँ पर आती होगी। तो ये इतना ड्रंक होकर असिस्टेंट को जिया समझ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आ गई। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था और तुम्हारे बच्चे भी हैं, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी जिया की कलीग भी यहाँ होटल में होती है और वो इसकी सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जिया ऐसे टाइप की है, अब मैं कंपनी में सभी के सामने उसकी बेइज्जती करूंगी। अब तभी यहाँ पर फुशिन तो असिस्टेंट को जिया समझ कर केस भी करने लग जाता है। इतने में जिया पहुंच जाती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप हम दोनों को गलत मत समझना, बस ये भी बहुत ज़्यादा ड्रंक है। तो जिया हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता है। फिर असिस्टेंट फुशिन को बताता है कि बॉस अब मुझे छोड़ो, आपकी वाइफ आ गई है। तो ये जिया के पास आ जाता है और कहता है कि वही तो मैं बोलूँ कि आखिर तुम इतनी अगली कैसे हो गई, तो तुम यहाँ पर हो। फिर जिया फुशिन को रूम में लेके जाती है और तभी वो यहाँ पर जिया से कहता है कि मुझे हमारा खुद का बेबी चाहिए। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो जल्दी से वॉशरूम जाती है और फिर फुशिन जब उठता है तो वो यहाँ पर ब्लड देखकर सोचता है कि उसके तो पहले से बेबीज है ना, तो आखिर ये क्या है। फिर जिया इसे बताती है कि तुम कह रहे थे ना कि मैं अपने बेबीज को जल्दी ले आऊँ, तो मैं अभी अपनी फ्रेंड को कॉल कर देती हूँ। तो पूछता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड के साथ तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता है जो वो तुम्हारे बेबीज को संभाल रही है। जिया कहती है कि हाँ, हम लोग के बीच में सब कुछ अच्छा है और वैसे भी वो उसकी भी तो बेबी है। तो फुशिन सोचता है कि यानी ये अपने बेबीज के डैडी के बारे में बात कर रही है। फिर वो इससे चिल्लाता है कि आखिर तुम ऐसे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को अभी भी अपना फ्रेंड कैसे रख सकती हो। तो जिया कहती है कि आखिर तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। और फिर ये अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करने जाती है और फुशिन गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर वो कौन सा मैन है जिससे ये ब्रेकअप करने के बाद भी फ्रेंड्स है। यहाँ पर जिया अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बेबीज को भी देख रही होती है और बहुत ही खुश हो रही होती है। इतने में फुशिन जल्दी से जेलस होकर आ जाता है और जिया की फ्रेंड को देखकर कहता है कि आखिर वीडियो कॉल में लड़की क्यों है। तभी जिया इसे दिखाती है कि देखो मेरे बेबीज कितने ज्यादा क्यूट हैं, कि जिया उन डॉग्स को अपने बेबीज कह रही थी। अब तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है और जिया दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर फुशिन की मॉम आई होती है और वो यहाँ पर आते ही फुशिन को चिल्ला रही होती है कि लगता है मुझे अपनी डॉटर इन लॉ की जगह तुम्हें मारना होगा। तो जिया जल्दी से बीच में आ जाती है फुशिन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी मॉम को उससे मारने से मना करती है। और फुशिन पूछता है कि मॉम आपको क्या हुआ है। तो फुशिन की मॉम कहती है कि तुम किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो और मेरी डॉटर इन लॉ को धोखा दे रहे हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी।
फुशिन कहता है कि मॉम ध्यान से देखो, क्या आपको ये मेरी मिस्ट्रेस नजर आ रही है? फुशिन की मॉम कहती है कि तुम कितनी यंग लड़की हो और तुम्हें क्या यही ओल्ड मैन मिला था? तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को तो और मिल जाते, तो क्या तुम्हें दूसरे का हस्बैंड चुराने की जरूरत थी? तो जिया तो खुश जाती है कि लगता है फुशिन की मॉम तो मेरी तारीफ कर रही है। तभी फुशिन कहता है कि मॉम आपने सब गलत समझ रही हो, एक्चुअली यही मेरी वाइफ है। तो फुशिन की मॉम तो शॉक हो जाती है कि यानी तुम ही मेरी डॉटर इन लो। फिर इसके बाद जिया फुशिन की मॉम को टी सर्व करती है। तो फुशिन की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि सॉरी, मैंने पहले तुम्हें गलत समझ ली थी और वैसे मैंने सोची नहीं थी कि शैन जैसे ओल्ड बंदे को इतनी ब्यूटीफुल लड़की मिल जाएगी। तो शैन कहता है कि मॉम मैं आपका सगा बेटा भी हूँ या नहीं, आप मेरी बुराई कर रही हैं? इसकी मॉम कहती है कि तुम तो चुप ही बैठो, सब तुम्हारी गलती है। फिर जिया पूछने लगती है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है, मुझे उनसे भी मिल लेना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम कल शैन के डैड से मिली नहीं? इसके डैड तो मुझे कॉल करके तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। तभी इतने में फुशिन जल्दी से अपनी मॉम को चुप कराता है और उन्हें बात करने के लिए लेकर जाता है और उन्हें सब बताता है कि उसने जिया से अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है। तो इसकी मॉम कहती है कि फिर तो ये फ्रॉड मैरिज हुई ना? तो फुशिन कहता है कि सच में आप और डैड तो सेम जोड़ी है। फुशिन की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसे झूठ को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, जाओ अभी जाओ और जिया को सारा सच बता दो। फिर फुशिन जिया को सच बताने के लिए आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये कहती है कि क्या हुआ है, तुम इतना सीरियस क्यों? इतने में घर पे ग्रैंड माँ आ जाती है और जिया से कहती है कि देखो मैंने कितनी सारी चीजें खरीद के लाई हूँ, और वो इसे बच्चों के सारे कपड़े वगैरह और चीजें दिखा रही होती है और पूछती है कि बताओ तुम्हारे बेबीज के लिए ये सब अच्छा रहेगा ना? तो जिया कहती है कि ग्रैंड माँ ये तो इंसान के बच्चों के लिए ना। तो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आखिर इंसान ही तो होंगे ना। फुशिन की मॉम कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, जिया क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रैंड माँ फुशिन की मॉम को बताने लगती है कि ये बच्चे फुशिन के नहीं है बल्कि जिया के। जिया जब यंग थी तो उससे गलती हो गई और तभी उसके बेबीज हो गए। तो ये सब सुनकर जिया शॉक होती है और कहती है कि आप लोग ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बताती है कि मैं जिन बच्चों की बात कर रही थी वो डॉग के बच्चे। तो ये सुनकर ग्रैंड माँ और फुशिन की मॉम तो शॉक हो जाते हैं और फिर जिया कहती है कि आखिर कौन मेरे बारे में ये सारी रूमर फैला रहा है? फुशिन कहता है कि जिया जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अब वो क्लियर हो चुकी है, तो पास्ट को भूल जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जिया कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या पता एक लड़की के लिए उसकी रेपुटेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसने भी मेरे बारे में ये सब बोला है उसने लेवल क्रॉस कर दिया है। तो फुशिन कहता है कि क्या पता जिसने ये सारी रूमर फैलाया उससे खुद ही तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही बुरा पर्सन है, अगर वो मुझे मिल गया ना मैं उसे खूब मारूंगी। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जिया कंपनी पहुंचती है तो वो देखती है कि सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जिया की कलीग ने कंपनी के पोस्ट पर उसके बारे में फेक न्यूज फैला दी होती है कि उसके शादी से पहले ही बच्चे हैं और वो कैरेक्टर की अच्छी लड़की नहीं है। जिया सभी से कहने लगती है कि ये सब फेक है, पर कोई भी इसकी बात नहीं मान रहा होता है। तो जिया सोचती है कि उसे बॉस से इस बारे में बात करना चाहिए। फिर वो फुशिन के ऑफिस आ रही होती है पर वो यहाँ पर होता ही नहीं है। तो ये सोचती है कि अब मुझे जाकर चेयरमैन से मिलना चाहिए। तभी फुशिन अपने कंपनी आया होता है और उसे भी इस न्यूज़ के बारे में पता लग जाता है। तो ये बहुत ही गुस्सा होता है कि आखिर कंपनी में सारी इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर फुशिन के डैड से मिलने के लिए जैसे उनके ऑफिस में आती है तो वो यहाँ पर उन्हें फुशिन की मॉम का हाथ पकड़े हुए देख लेती है और फिर वो उन्हें चिल्लाने लग जाती है कि आखिर आप फुशिन की मॉम को कैसे परेशान कर सकते हैं। जिया फुशिन की मॉम से कहने लगती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इन्होंने आपको बुली किया है ना, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये आपको मेरे और फुशिन के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे होंगे ना कि ये हमें जॉब से निकाल देंगे, कोई बात नहीं, मैं खुद ही यहाँ से रिजाइन कर दूंगी। चेयरमैन समझाने की कोशिश करते हैं तो जिया कहती है कि आप दूर ही रहो, मैंने आपको इतना अच्छा समझी थी पर आप इतने बुरे पर्सन निकले। तभी यहाँ पर फुशिन आ जाता है और उसके डैड कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आए हो, अभी तुम सारी चीजें एक्सप्लेन करो। जिया जल्दी से फुशिन को बताने लगती है कि तुम चेयरमैन की बात में नहीं आ सकते, ये तुम्हारी मॉम को बुली कर रहे थे तो हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी जिया को जरूरी कॉल आ जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर फुशिन के डैड उसे कहते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर इन लॉ मुझे एक परवर्ट समझ रही है, जल्द से जल्द सब कुछ क्लियर करो, नहीं तो मेरी डॉटर इन लॉ के सामने मेरी तो इज्जत गई। हम देखते हैं कि जिया यहाँ लॉबी में आई होती है क्योंकि उसके मॉम और ब्रदर उससे यहाँ पर पैसे मांगने आए होते हैं और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। जिया की कलीग ये देखकर खुश जाती है और फिर वो चेयरमैन को आकर जिया की कंप्लेंट करने लगती है और उसके बारे में सारी चीजें बता रही होती है कि वो बहुत ही कैरेक्टर की खराब लड़की है और उसे यहाँ से फायर कर देना चाहिए। चेयरमैन ये सब जानने के बाद उसे ही यहाँ से फायर कर देते हैं कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ की बुराई कैसे कर रही हो, तुम जैसी लड़की यहाँ पर काम करने लायक है ही नहीं, और वो इसे फायर करके यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर ये गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और फिर फुशिन यहाँ पर जिया की हेल्प करने के लिए निकलता है। उसकी मॉम और ब्रदर तो उसे बुली कर रहे होते हैं और नीचे पुश कर देते हैं। तभी फुशिन अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और उसकी मॉम और ब्रदर को पकड़वा लेता है।
और फिर असिस्टेंट यहाँ पर इन लोग को बता देता है कि फूशन कोई और नहीं बल्कि इस कंपनी का सीईओ है। और ये जानने के बाद जिया भी शॉक हो जाती है। फूशन इतना रिच है ये जानने के बाद तो जिया की मॉम उसे और भी ब्लैकमेल करने लगती है कि वो उनकी बेटी है, तो आखिर वो ऐसे कैसे उनके साथ ऐसे बिहेव कर सकती है। जिया कहती है कि हमारा माँ बेटी का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका था जब आपने मुझे घर से निकाल दी थी। और फिर वो इन लोग को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर फूशन जिया को अपनी मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर आता है और जिया के सामने उसके डैड की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। फूशन जिया से कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो। तो ये कहती है कि आखिर मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ, मैं तो बस ये सोच रही थी कि शायद मैं तो तुम्हारे लायक की नहीं हूँ, हम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। फूशन कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम इस बात की कभी फिक्र मत करना, तुम मेरी वाइफ हो और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर इसके बाद जिया फूशन को अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे लेके जाती है और यहाँ पर ये लोग काफी सारी बातें करते हैं। फिर घर आने के बाद फूशन शावर लेने चला जाता है और तभी जिया यहाँ पे डिवोर्स एग्रीमेंट देख लेती है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जब फूशन शावर लेकर बाहर आता है तो वो ये देखकर कहता है कि तुम पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो, पर जिया नहीं सुनती और उसे सवाल करती है कि आखिर तुम मुझसे अपनी असली आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे थे। अब मुझे समझ आया, तुम्हें मुझ पर शक था ना कि मैं पैसों की लालची होंगी, इसीलिए तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम इतने रिच हो, क्योंकि तुम मुझे कम समझते हो। फूशन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शुरू में मुझे सच में लगा था कि तुम एक फ्रॉड हो और ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जिया इसकी एक भी बात पर बिलीव नहीं करती और यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ बार में जाके काफी ड्रिंक करने लगती है। और तभी फूशन की फ्रेंड लिन जिया को देख लेती है और उससे अब पता चल गया है कि यही फूशन की वाइफ है, तो ये उसे सबक सिखाने के लिए हान से बात करती है कि वो जिया के साथ जाके ड्रिंक करे। और फिर उसके बाद वो फूशन को यहाँ पर बुलाती है और उसे बताती है कि उसके फ्रेंड और जिया के बीच में अफेयर चल रहा है और दोनों होटल रूम में। और फिर वो उसे दिखाने के लिए भी लेकर जा रही होती है। फिर फूशन जब अपने फ्रेंड हान को देखता है तो वो उसके फेस पे लिपस्टिक का निशान देखकर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और उसे चिल्लाता भी है कि अगर उसने सच में उसकी वाइफ के साथ कुछ किया होगा तो वो उसके साथ दोस्ती खत्म कर देगा। पर फिर फूशन जब रूम खोलता है तो देखता है कि यहाँ पर जिया ही नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड भी होती है और एक्चुअली ये तीनों ड्रंक होने के बाद मिलकर गेम खेल रहे थे। जिया गुस्सा हो जाती है कि यानी तुम मुझ पे शक कर रहे थे इसलिए यहाँ पर आए हो ना। अब जाकर फूशन के फ्रेंड हान को पता लगता है कि जिया तो उसकी वाइफ है। फिर ये फूशन को चिल्लाता है कि तुम मुझ पे ऐसा शक कर रहे थे कि मैं तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा कुछ करूंगा। फिर फूशन यहाँ पर जिया को मनाने की कोशिश करता है कि सब गलतफहमी हो गई थी, पर जिया गुस्सा होती है और कहती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। फिर फूशन काफी अलग अलग तरीके करता है जिया को मनाने के लिए, पर वो फिर भी नहीं मान रही होती है। तो फूशन के मॉम डैड उसे बीमार होने की एक्टिंग करने का आइडिया देते हैं। फिर जिया जब यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है तो फूशन कोमा में होने की एक्टिंग करता है। जिया ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि वो बस ठीक हो जाए। फिर वो उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगी और उसे ऐसे रोते हुए देखकर फूशन स्माइल करने लग जाता है और तभी जिया ये नोटिस कर लेती है और समझ जाती है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी। फिर वो भी एक्टिंग करने लग जाती है कि अब फूशन तो नहीं रहा तो अब मुझे किसी और को ढूंढ लेना चाहिए खुश रहने के लिए, ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तभी फूशन उठ जाता है और उसे रोकने लगता है। तो जिया कहती है कि मुझे पता था कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। फूशन बताने जा रहा होता है कि ये सब उसकी फैमिली का आइडिया था, पर उसके मॉम डैड तो जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। फिर काफी कोशिश करने के बाद फूशन जिया को मना ही लेता है और फिर वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। और फिर जिया अपने क्लास रियूनियन पार्टी में गई होती है जहाँ पर उसके सभी पुराने क्लासमेट उसके हस्बैंड को देखना चाह रहे होते हैं कि आखिर वो कौन है। तो जिया बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है और अभी नहीं आने वाला। तो इनमें से उसके कुछ क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि जरूर उसका हस्बैंड बहुत ही गरीब होगा इसलिए वो ये सब बहाने कर रही है। तभी फूशन यहाँ पर जिया से मिलने आया होता है और वो उस सभी को बता देता है कि वो तो शेन ग्रुप कंपनी का सीईओ है। ये जानने के बाद सभी शॉक होते हैं कि वो तो रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। फिर जिया का इंप्रेशन बनाने के बाद फूशन जिया को लेकर बाहर आता है और वो उसे कहता है कि हमारी शादी तो बहुत जल्दी में हो गई थी और मैंने तुम्हें एक अच्छा प्रपोजल नहीं दिया। फिर वो नील डाउन होकर जिया को प्रपोज करने लग जाता है, पर तभी जिया को वॉमिटिंग जैसा होता है। तो ये देखकर फूशन कहता है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। फिर दोनों ही बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और फूशन कहता है कि चलो हॉस्पिटल चलते चेकअप के लिए। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।